बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। लियारी ऑपरेशन के मुकदमात की वापसी पर एमक्यूएम रूठ गई। कुर्बे इलेक्शन की निशानियां हैं। अल्लाह अल्लाह। इंतखाबी मार्का भी जारी और इलेक्शन कमीशन के नित नए फरामीन भी। आने वाली असम्बलियों के खदोख्वाल इलेक्शन कमीशन बदल कर रख देगा। तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। 24 सियासी जमातों का फैसला, मगर जमाते इस्लामी और तहरीक इंसाफ नहीं राजी। लाहौरियों ने सारी जिंदा दिली मेट्रो बस पर निकाल दी। मुफ्तखोरी बंद, 10 रुपए दो सवारी करो। पंजाब हुकूमत का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी जिंदगी का पहला इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनके हल्का इंतखाब का चुनाव उनके वालिद ने कर रखा है। उन्होंने लियारी से इलेक्शन लड़ना है, जो पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है। लेकिन सियासत वो बेरहम खेल है जिसमें कभी कभी अपने खिलाफ भी फैसले करना पड़ते हैं। सो अपने इत्तेहादियों के साथ सुरताल मिलाए रखने के लिए पीपी को वहां मुबैना जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ा। मुकदमे भी दर्ज हुए। अब चूंकि इंतखाबात करीब तर हैं, इसलिए जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के सियासी रास्ते की हर दीवार गिराई जाएगी। पूरी हुकूमती मशीनरी हरकत में आ चुकी है। सिंध हुकूमत ने लियारी ऑपरेशन के दौरान दर्ज होने वाले संगीन नौयत के 34 मुकदमात वापस लेने का हुक्म जारी करके अपनी इत्तेहादी जमात एमक्यूएम को सरापा एहतजाज बना दिया है। एमक्यूएम के अरकान सिंध असम्बली ने इस हुकूमती फैसले के बाद असम्बली की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। जहां कराची के अमन अमान के हवाले से आईजी सिंध पुलिस फयाज लगारी ब्रीफिंग दे रहे थे। कराची के अमन का सुराग कभी भत्ताखोरों के ठिकानों में ढूंढा जाता है, कभी अमन के लुटेरों के कदमों के निशान तालिबान की कमी गाहों तक बताए जाते हैं, कहीं टारगेट किलर्स का हवाला। लेकिन हकीकत यही है कि अमन सियासतदानों के दरमियान कहीं लापता हुआ है। यह मुखबिरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला करता है। सियासत का किबला दुरुस्त होगा तो लाशें भी गिरना बंद हो जाएंगी। बसूरत दीगर ये इलाका उसका, वो गोट मेरी, शिमाल उनका, मगरिब तुम्हारा। ऐसे गैर कानूनी और गैर अखलाकी गठजोड़ों और निजी इजारादारियों में अमन की बेल कभी हरी नहीं हो सकती। कराची से आने वाली सियासी हवाएं बता रही हैं कि इंतखाबात का मौसम है। किसी की आफियत रूट कर हुकूमत से अलग हो जाने में है, तो किसी की खैर इसी में है कि वो पुराने रूठे हुओं को मना ले। सो अपनी अपनी सियासत होगी। पीपल्स पार्टी अपना फैसला करेगी और एमक्यूएम अपना। बैक वक्त पाकिस्तान और लंदन में एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के इजलास की इतलात है, लेकिन हुकूमत सिंध के तर्जमान जनाब शर्जील मेमन ने यह मुकदमात वापस लेने की तरदीद कर दी। दो तरफा इल्जाम और तरदीद का अहवाल खुद मुलाहिजा फरमाएं। सरकारी सरपरस्ती की वजह से कराची के शहरियों को हजारों लाशें उठानी पड़ी है। और मैं कहना चाहता हूँ, आज पीपल्स पार्टी ने हमें यह बावर करा दिया है कि वह आने वाले आइंदा इंतखाबात में हमारे साथ नहीं होंगे। अभी तक कोई भी केसेस विड्रॉ नहीं हुए। कोई भी फैसला करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनको भी उस मशवरे में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आने वाले दिनों में एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा हो सकती है, क्योंकि अलहदगी की सूरत में अपोजिशन लीडर एमक्यूएम का होगा और निगरान सेटअप उसकी मर्जी का आएगा। हुकूमती नाकामियों से छुटकारा अभी नसीब होगा, लेकिन इसके बावजूद हकीकत में कराची की बदअमनी के दाग हुकूमत के हर फरीक के दामन पर साफ नजर आते रहेंगे। कराची और सिंध की सियासत आने वाले दिनों में क्या होगी, एमक्यूएम कहां होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम के रहनुमा फैसल सब्जवारी। फैसल सब्जवारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जब वजीर इत्तलात कह रहे हैं कि मुकदमात वापस नहीं लिए गए, तो आप नाराज क्यों हो गए? नहीं, मेरे ख्याल में वजीर इत्तलात साहब ने तो बाद में कहा, लेकिन इत्तलात पहले यही थी और अभी तक यही हैं कि मुकदमात वापस लिए जा रहे हैं। सामा, ये मैं आपको बताऊं कि पिछले कई महीनों से ज़राए इब्लाग में ये खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से कि जिन लोगों की सर की कीमत इसलिए लगाई गई कि कराची के हर ताजर को इल्म है कि जो लोग ये भत्ते का संगीन कारोबार चला रहे हैं, शेरशाह मार्केट में जिन्होंने लोगों को कत्ल किया, जिन्होंने टीवी पे कहा कि हमें 5000 क्लाशनकोफों के लाइसेंस इसलिए दिए गए कि एमक्यूएम के पॉलिटिकल मैंडेट पे इंक्रोच करना है, जिन्होंने अगस्त 2011 में सैकड़ों जवानों को अगवा किया, दर्जनों को शहीद किया, उनमें से कईयों की गर्दनें काटी और जिस्म के आज़ा काटे गए, उन लोगों के सर की कीमत लगाई। और हुकूमत सिंध के अकाबरीन इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब
उन सबको दहशतगर्द कहते रहे, उन सबको समाज दुश्मन कहते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया, पुलिस को भी भेजा, रेंजर्स को भी भेजा, लोग गिरफ्तार भी हुए। आज भी जो आईजी सिंध ब्रीफिंग दे रहे थे इन कैमरा, वैसे तो उसके मंदरजात बहरहाल वो ऑफ द रिकॉर्ड है सारा, लेकिन ये मैं ज़रूर बताऊं कि उसमें जिन अहम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की नवीद सुनाई गई थी, उसमें भी इन्हीं गैंगस्टर्स के जो करता धरता लोग हैं अहम, उनके नाम थे। अच्छा, आपको क्या मकसद नजर आ रहा है? मुकदमा वापस लेने की बात क्यों हो रही है? ये तो देखिए पीपल्स पार्टी ही बता सकती है। ज़राए अबलाग में जो आता रहा है मैं आपको वो सिर्फ बता सकता हूँ, और जो लोगों का फहम है, लोगों का फहम ये है कि शायद क्योंकि चंद मुट्ठी भर दहशतगर्द लियारी को अपनी बंदूक के जोर पर कंट्रोल किए हुए हैं, इसलिए किसी पॉलिटिकल रिप्रोचमा की ज़रूरत है। हमारा मानना ये है कि पॉलिटिकल रिप्रोचमा पॉलिटिकल लोगों के दरमियान ही होता है। जो मुजरिम है वो मुजरिम है, उसकी कोई ज़ात, ज़बान, मसलक, नस्ल, इलाका या सियासी वाबस्तगी नहीं हो सकती। लेकिन लियारी में कई ऑपरेशन हुए, कई जानें वहां पर गईं और उसके बाद ये मुकदमात सामने आए। इस तरह और भी बहुत से मुजरिम हैं, अजमल पहाड़ी, दीगर मुजरिमान हैं, उनके सरों की कीमत क्यों नहीं, उनके लिए गिरफ्तारी क्यों नहीं? इस पर भी तो आवाज उठनी चाहिए। देखिए, मैंने नहीं लगानी है सरों की कीमत, वजारत दाखिला वजीर आला साहब के पास है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, लेकिन आपका सवाल क्योंकि पहले से तैयार था इसलिए आपने मेरे जवाब पर ध्यान नहीं दिया कि भाई मुजरिम मुजरिम है, उसकी कोई ज़ात, ज़बान, नस्ल, इलाकाई, सियासी वाबस्तगी नहीं होती। मुजरिम को मुजरिम के तरीके से आप ट्रीट करें। अगर कोई फ़र्द मुजरिम है या उस पर इल्ज़ाम है और हुकूमत समझती है कि उसकी सर की कीमत लगानी चाहिए, तो किसने रोका है? एमक्यूएम ने रोका है क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि जिनकी सरों की कीमतें लगाई, जिनके खिलाफ सैकड़ों लोगों के अगवा के मुकदमे, जो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हमें 5000 क्लाशनकोफों के लाइसेंस दिए गए, जिन्होंने लोगों की गर्दनें काटी, जिस्म के आज़ा काटे, उनकी वो व्हीकल्स रेंजर्स ने बाकायदा अपनी तहवील में लिए, जो ब्लड स्टेन्ड थे, कि उनके वो टॉर्चर सेल्स लिए, सारे के सारे इसी मीडिया के तवस्सुत से हमें दिखाए। उन पे सारे मुकदमात आप ये सोच के ख़त्म कर दें क्योंकि उनके पास बंदूक की नाल है और वो लियारी जैसे अहम इलाके को पॉलिटिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है कराची वालों के साथ। अच्छा, अगर यही सूरत हाल है, क्योंकि शुजील मेमन साहब ने जो कहा वो बड़े गौर से अगर सुना जाए, उन्होंने कहा कि मुकदमात अभी कोई वापस नहीं लिए गए, अगर कुछ किया गया तो एमक्यूएम से बातचीत करके किया जाएगा। ये उन्होंने कहा कि हम कभी भी मुकदमात वापस नहीं लेंगे। तो अगर ऐसा होता है, इत्तेहाद से आप अलहदा होने की बात कर रहे हैं, क्या आप अपोजिशन में भी चले जाएंगे? इत्तेहाद से देखिए, आपके इल्म में एक और बात मैं लाना चाहूँ कि यही वो वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में पिछले 2-2.5 साल में बहुत कशीदगी रही और हम हुकूमत से अलहदा भी हुए और उसके बाद नहीं आ पा रहे थे। तो यही वो वजूहात थी। अगर ये दोबारा होती हैं, शेर शाह का जो सानिया है उसके कारनेज में लोगों को पकड़ा गया, पकड़ के ऐसी जाली शनाख्ती परेड करवा के उनको बजूर ताकत छुड़वा दिया कि, तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर जारी और सारी रहती हैं, हम हुकूमत के साथ इसलिए हैं कि सूबा सिंध की अपनी डायनामिक्स हैं। हम समझते हैं कि अर्बन और रूरल के मैंडेट रखने वाली पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, हुकूमत में हो या ना हो। लेकिन इसका कतन मकसद ये नहीं है कि जो लोग पाकिस्तान के मुआशी दारुल खिलाफे को जोंक की तरीके से जिसका खून चूस रहे हो अपने भत्ते और किडनैपिंग फॉर रैंसम के रैकेट के जरिए इफ़ाम व तफहीम से चलें, लेकिन अगर इस तरह मुकदमात वापस लिए गए तो फिर इकट्ठे रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ थे। और जिस तरह उन्होंने कहा कि लियारी ऑपरेशन में जिन लोगों पर मुकदमात थे वो वापस लेने का कहा जा रहा है, अगर ऐसा हुआ तो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कराची की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। इंतखाबी मार्का भी करीब है और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बातें सामने आ रही हैं, पूरी कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। इसके लिए जो कुछ किया जा रहा है इस बारे में भी बात होगी। अगली स्टोरी है हमारी, हमारे साथ रहें, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
सदर मुमलकत कल लाहौर से गए हैं, आज कराची में थे, वहां से लियारी मुकदमा की वापसी का फैसला करके किसी भी वक्त लाहौर आते होंगे। नवाज शरीफ सिंध में लाड़काना के मकाम पर जलसा करके पीपल्स पार्टी को इशारा दे रहे थे कि उसे घर में घुसकर मात देंगे। सदर मुमलकत चौधरी बरादरान को पहलू में बिठाकर नवाज शरीफ साहब को जवाब देते हैं कि अपने घर की खबर लो। पीपल्स पार्टी पंजाब मुस्लिम लीग नून से छीनना चाहती है। इस मार्के में वो गुजरात के चौधरियों को हर हाल में तीर के निशान पर 7 इलेक्शन लड़वाना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद इसके पास नहीं कि तीर के निशान पर गुजरात में अगर चौधरी शुजात इसके उम्मीदवार हुए तो अहमद मुख्तार कहां जाएंगे। पीपल्स पार्टी का यह भी ख्वाब है कि दाएं बाजू की जमातों का इत्तेहाद जरूर बने, लेकिन नवाज शरीफ की नून लीग के बगैर। उधर मुस्लिम लीग नून ठट्ठा से लंडी कोतल तक अपने परचम लहराना चाहती है, लेकिन वो मुस्लिम लीग काफ को साथ मिलाने के लिए चौधरी बरादरान की कड़वी गोली निगलने को तैयार नहीं। गर्ज दोनों बड़ी जमातों समेत सब ने अपने अपने हदफ बना रखे हैं। इंतखाबी रन पड़ चुका है। ये एक तरफ का नक्शा था। दूसरा नक्शा पाकिस्तान की तारीख का पहला मुतहर्रिक, आजाद, खुद मुख्तार और ताकतवर तरीन इलेक्शन कमीशन बना रहा है। इसके नक्शे में स्टेट बैंक और FBI रंग भर रहे हैं। इस नक्शे में टैक्स चोरों और नादहिंदगान की कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका है कि हर उम्मीदवार के कागजात नामजदगी के साथ टैक्स नंबर देना लाजमी होगा। टैक्स नंबर की तस्दीक FBR से करवाई जाएगी। उम्मीदवारों के असासों की जांच पड़ताल भी FBR से करवाई जाएगी। स्टेट बैंक कर्ज नादहिंदगान की तफसीलात फराहम करेगा। स्टेट बैंक और FBR 10 दिन में उम्मीदवार की मालूमात फराहम करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स को कंप्यूटर्स फराहम किए जाएंगे। वो ऑनलाइन जांच सकेंगे कि उम्मीदवार आर्टिकल 62-63 पर पूरा उतरता है या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मालूमात की जांच पड़ताल के लिए 14 दिन मांगे। इसके अलावा उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम भी मॉनिटर की जाएगी। इस मकसद के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी जिनके पास वीडियो कैमरे होंगे। 500 कैमरे मंगवा लिए गए हैं। सवाल सादा और एक बड़ा अहम है कि क्या हमारी इंतखाबी कल्चर और इलेक्शन कमीशन का ये ज़ाब्ता अखलाक आपस में मेल खाते हैं। 70% पार्लियामेंटेरियन टैक्स गोशवारे जमा ही नहीं करवाते, क्या वो इंतखाबात में शरीक हो पाएंगे। सवाल अगर बिल्कुल सादा है तो क्या किया जाए कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अपना लोहा मनवा लिया तो असेंबलियों के अंदर कौन होगा और बाहर कौन। क्या सियासी जमातों के पास उम्मीदवारों की लंबी चौड़ी खेप है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ तज्जिया निगार रसूल बख्श रईस साहब। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब। कोई नए फिर पार्लियामेंटेरियंस आएंगे अगर इतनी शराइत सख्त करते चले जा रहे हैं। नैब वाले भी नहीं होंगे, टैक्स नादहिंदगान नहीं होंगे, कर्ज नादहिंदगान नहीं होंगे, बाकी तो लगता कोई नहीं रह जाएगा। नहीं, आप ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि जो 70% जिनके बारे में आप कह रहे हैं जी, वो बाहर हो जाएंगे। एक ना एक वजह से बाहर हो जाएंगे। लाजमी नहीं है कि वो बाहर हों। अगर शर्त ये है कि आपके पास टैक्स नंबर होना चाहिए तो आज आप दरख्वास्त दें, कल आपको FBR दे देगी, उसमें तो कोई मसला नहीं है। बाकी यह है कि माजी में क्यों उन्होंने टैक्स नहीं दिया, तो उसका जवाब तो आप FBR से भी लें कि माजी में उन्होंने टैक्स के नोटिस उनको क्यों नहीं भिजवाए और उनको क्यों टैक्स के दायरे में लेकर नहीं है। लेकिन साथ ये भी आप अस्यूम कर रहे हैं कि वो बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कहीं जॉब करते हैं जी। अक्सर केसेस में मेरे ख्याल में जो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी से खुसूसी तौर पर जो लोग हैं जी, जिनकी 70% की आप बात कर रहे हैं वो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स नहीं है लेकिन ज़री टैक्स मौजूद है। जो सुबह वसूल करते हैं उनकी रसीद उनके पास होंगी। ठीक, तो NTN तो फिर उनको भी बनवाना तो होगा ना। नहीं, NTN होता है उसके लिए जब आप FBR में। और उनके खानदान का क्या होगा। कहा जा रहा है खानदान को भी देखा जाएगा कि उनके क्या असासे हैं क्या नहीं है। एक एक की जांच पड़ताल होगी। वो तो होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इस बुनियाद पर कि आपके पास असासे हैं जी, आप इलेक्शन के दायरे से किसी को खारिज तो नहीं कर सकते। सही। कोई ऐसा कानून नहीं है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब भी हमारे साथ हैं। कमर दिलशाद साहब, बहुत बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात चाहता है, कई इस्लाहात की बात हो रही है, बैनर्स के साइज की बात की जा रही है, एक खर्चा कितना किया जा सकता है ये कहा जा रहा है, 400 मीटर के अंदर आप अपना कोई कैंप नहीं लगा सकते जो उम्मीदवार है। इन सब पर अमल हो सकेगा। हमारा कल्चर जिस तरह है, लोग खाना खिलाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट फराहम करते हैं, जो कुछ हमारे यहाँ होता है, ये मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया है या जिस वक्त ये जो डिफाल्टर हैं या इनकम टैक्स की अदा नहीं कर सके, ये तमाम चीज़ें 1993 से लागू हैं। 1993 में पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते वक्त वो 6 पेज के जो कागजात साथ मुंसलिक करवाए थे ये उसी का एक कॉपी है और उसी को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन उसमें नई बात जो उन्होंने कही है कि इनकम टैक्स का नंबर जो है
वो उसमें शामिल कर दिया है। तो हमारे दोस्त रसूल बख्श रईस ने बड़ी सही बात कही, आप दरख्वास्त दें और इनकम टैक्स का नंबर मिल जाएगा। इसमें सबसे अहम बात जो मैं बता रहा हूँ ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तो ये तो रवायती अंदाज से काम कर रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं शामिल है। ये तो 1993 क्या 1985 से लेकर ये 2008 इंतखाबात हुए उसमें यही तमाम चीजें शामिल थी। इसमें सबसे पहली अहम बात ये कर रहे हैं कि जो आपका नॉमिनेशन, ये सब ज़ाब्ते बनाने का फिर मकसद क्या है? ये होता है कि आपको रिमाइंड करवा रहे हैं। ज़ाब्ता इखलाक पहले भी बनता रहा, ज़ाब्ता इखलाक पर कार्रवाई होती भी रही, रिटर्निंग ऑफिसरान भी कोशिश करते रहे कि ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद होता है, ये लेकिन कभी हुआ नहीं। असले भी हम देखते हैं हो जाएगा। इस दफा हमारी मॉनिटरिंग टीम भी जारी है, मीडिया भी बड़ा अलर्ट है, और जैसे आपने ये फरमाया ये 500 कैमरे जाएंगे, ये सब रवायती बातें हैं इस लिहाज से कि आपकी कोई मॉनिटरिंग टीम जिसको कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना हो किसी इलेक्शन के बारे में अपनी राय नहीं दे सकता, ना उसकी राय पे कोई इलेक्शन कारगर हो सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये इतना मुश्किल नहीं है, काफी अरसे से ये सब चीजें हैं। रसूल बख्शी साहब, मुश्किल तो होगी जो पार्लियामेंट्री साहब हैं, आप लगता है ये सब के सब किसी ना किसी तरह पहुंच जाएंगे दोबारा पार्लियामेंट में और साफ शफाफ तरीके से 62-63 से बच के? देखिए, जो 62-63 है उसको आप इलेक्शन से पहले किस तरीके से आप लागू कर सकते हैं कि ये हो नहीं सकता, अमली तौर पर नामुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अदालत लगा के बैठ जाए और साबित करके दिखाए, प्रोसिक्यूशन भी करे, शवाहिद भी ले आए, फैसला भी दे और ये फैसला भी हो जाए। कंप्यूटर होगा, वो उस पर देखेंगे कि इसका क्या है। वरना पहले तो होता था उम्मीदवार आया, उसने अपने कागजात जमा कराए, वो वही कबूल कर लिए जाते थे जब तक कि कोई उसके खिलाफ ना कहे कि जी ये इसके पर मुकदमात हैं, ये बात है। नहीं, जो 62 और 63 है वो किरदार के बारे में है, तो किरदार के बारे में कंप्यूटर तो कुछ नहीं बता सकता ना। अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि क्या उसने बिजली का टैक्स नहीं दिया, क्या मुकदमात हैं, कोई कन्विक्शन है, ये चीज़ें जो हैं, और खुसूसन जो ये बात है कि कर्ज उन्होंने लिया और माफ़ करवा लिया या वापस नहीं किया, ऐसे केसेस में मसाइल पैदा हो सकते हैं, उनको बार किया जा सकता है कि वो इलेक्शन ना लड़ें, वरना मैं समझता हूँ कि मैदान साफ होगा। अच्छा, कोई ज़्यादा इन सब ज़ाब्ता अखलाक बनाने के बावजूद, ये सब जो कोशिश की जा रही है, इसके बावजूद ये लोग गलत कोई ना कोई जो ज़ाब्ता अखलाक है उसका इतलाक उस वक्त होता है जिस वक्त इंतखाबी अमल शुरू हो जाए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल हो सकता है, कुछ ऐसी हैं कि हमारी सकाफत के लिहाज से अमल नहीं हो सकता। कि अगर आप देहातों से लोगों को ले आते हैं, खाना नहीं खिलाते, भूखे रहते हैं, कि वहाँ पे ये तो नहीं है कि वहाँ पे टी स्टार लगे हुए हैं, वहाँ पे बर्गर बन रहे हैं, खाना बन रहे हैं, कई लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़े हुए हैं। हमारे बहुत से इलाके ऐसे हैं। अच्छा, इससे आगे अगर हम बात करें, ये तो भर्तियों पर भी पाबंदी हमने देखी, सरकारी भर्तियों पर फंड्स का भी कहा गया इलेक्शन कमीशन ने, यानी कोशिश की तरफ से पूरी आ रही है, लेकिन सियासतदानों की भी जिम्मेदारी है। अब खत लिख दिया गया वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन लीडर को कि कुछ बात आगे चले निगरान सेटअप पर, अगर हम उस पर आए, आपको लगता है फाहम तफहीम से मामला हल हो जाएंगे? देखिए, जो हमारी सियासी जमातें हैं उनको हम तनकीद का निशाना तो बनाते हैं जी, लेकिन काफ़ी आपस में अफ़हाम तफ़हीम का मुज़ाहरा उन्होंने किया है। सही कि तरामीम की हम बात करते हैं, आइन में फ़ौज को इक़्तिदार से अलहदा रखने की बात करते हैं, और कादरी जैसे किरदारों को एक कार्नर करने की जो बात है वो भी, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने तरामीम में ही एक तरीक़ाकार वज़ा कर दिया है और वाज़े कर दिया है कि जितनी भी उसका फैसला तो हो जाएगा, क्योंकि अगर वो अपने तौर पे अगर नहीं करते तो जाहिर है कि एक इलेक्शन कमीशन। मुझे ब्रेक लेनी है और साथ ही साथ सियासतदानों के पास भी वक्त कम रह गया है। उम्मीद करते हैं कि 16 मार्च से पहले फाहम तफहीम से मसला हल हो जाएगा। रसूल बख्श रईस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ आए, और कमर दिलशाद साहब भी हमारे साथ है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अगली स्टोरी हमारी वो भी बहुत अहम है। तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएं, 24 जमातें इकट्ठी होकर यक जुबान ये कहती हैं, लेकिन जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ को क्या हो गया, वो कहां गई, क्यों इनकार कर रही हैं, यही जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, हमारे साथ। आज पाकिस्तान की 24 जमातें हम तलाश करती रहीं, तो दूसरी तरफ दहशतगर्द अपना खूनी खेल खेलते रहे। जिस वक्त इस्लामाबाद में एनपी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी हिकमत अमली बनाने के लिए सर जोड़कर बैठी हुई थीं, उस वक्त भी दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा में आग और खून का खेल खेलने में मसरूफ रहे। बन्नू में थाने पर हमले में 6 दहशतगर्द मारे गए, तो हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट के करीब खुदकुश हमले के नतीजे में भी 7 अफराद की जान चली गई।
कोहाट के इलाके टल में FC कले के करीब खुदकुश हमले में 5 अफराद जाँ बाक हुए तो लोअर औरंगजेब एजेंसी में 2 धमाकों में 6 अफराद दहशतगर्दी का निशाना बन गए। इसी दौरान पाक फौज के बड़ों का भी इस्लामाबाद में इकट्ठ हुआ, जिनकी नई डॉक्ट्रीन के मुताबिक मुल्क को बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी खतरा है। कोर कमांडर्स की इस मीटिंग में शायद ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ही जेर बहस आई हो, जिसमें मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने तालिबान से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी है। ANP की इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI समेत 24 जमातें शरीक हुई। मुल्क को दरपेश अहम मसले पर होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में अगर ना आई तो जमात इस्लामी और तब्दीली का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ। आखिर इन दोनों जमातों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत क्यों नहीं की? क्या दोनों इसे गैर अहम समझती हैं? इन सवालों के जवाब लेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं अंदलीब अब्बास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, और कोशिश करेंगे हम बात करें जमात इस्लामी के रहनुमा से भी। अंदलीब, पहले ये बताएं आप लोग क्यों नहीं गए? 24 जमातें सब इकट्ठी हुई, आप लोग नहीं थे? उसामा, ये बहुत ही एक मजाक है, क्योंकि आप देखें कि इलेक्शंस को रह गए 30 दिन और ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। 5 साल जो बात, बल्कि 8 साल से इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी मुज़ाकरात करें, किसी ने नहीं सुनी। उस सारे चक्कर में 60 अरब डॉलर जो खुद हुकूमत कहती है, 24 जमातों का इकट्ठे होना मजाक है अंदलीब? 24 जमातें इकट्ठी हों पाकिस्तान की, बिल्कुल मजाक है। इट इज एन आई वॉश। आप देखें 30 दिन के अंदर क्या होगा कि जी मुज़ाकरात करने हैं। आपको याद होगा एक APC आज से साल पहले, नेशनल APC जो यूसुफ रजा गिलानी के नीचे आई थी, हम भी सारे गए थे और आप भी वहां थे कवर करने के लिए। 12 निकात उस पे अग्री हुए, उसमें ड्रोन्स को खत्म करने से लेके हर चीज डिस्कस हुई और उसके बाद एक कदम नहीं लिया गया। और अब जब 30 दिन रह गए हैं, जब ये हुकूमत डिसॉल्व भी हो जाएगी, नई हुकूमत भी आ जाएगी और ये बैठ के अब वो चीज कह रहे हैं 7 साल पहले जो हमने कही थी कि जी खुदा के लिए अपनी स्ट्रेटजी बदलो। तो आप जब बदल रहे हैं तो आप उनके साथ हैं? सारा दिन आप अब जब बदल रहे हैं आप अपनी बात तो कह रहे हैं, ये हमसे एग्री कर रहे हैं। मुझे बताएं और आज क्या कहा इन्होंने, क्या हिकमत अमली है? 30 दिन में क्या करना है? ये कह रहे हैं कि क्या करेंगे, दूसरे हफ्ते में क्या करेंगे? मुज़ाकरात किए जाएं आइन और कानून के दायरे में रहकर। आप इसकी हिमायत नहीं करते? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती आइन और कानून के दायरे में रहकर मुज़ाकरात किए जाएं, दहशतगर्दी खत्म हो? उसामा, ये हमारी हिमायत करें, हम तो 7 साल से ये कह रहे हैं, ये हमारी हिमायत करें, ये आज माने है वो चीज जो 7 साल पहले होनी चाहिए। उन्होंने तो आपको बुलाया, अवामी नेशनल पार्टी तो आपके पास आई, उन्होंने बुलाया, आपने तो मिलना भी गवारा नहीं किया। बात हम जब मिलते हैं, हम जब सारी बात एक साल पहले APC में भी हुई, उसके बाद अमल क्या हुआ? इस वक्त ये सारा आई वॉश है। कोई कह रहे जी सूबे बना दो, कोई कहता है मुज़ाकरात कर लो। इन्होंने 30 दिन में मुझे बताएं क्या हासिल होगा? इट्स अ टोटल आई वॉश। जब आपके 35,000 लोग मर गए, जो हम 7 साल से कह रहे थे कि मुल्क तबाह हो जाएगा, तो अब क्या होना चाहिए? इन्होंने नहीं सुनी। इनको अब मुज़ाकरात के लिए बात नहीं करनी चाहिए, 24 जमातों को इकट्ठे नहीं होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? अगर जा भी रहे हैं, आगे की स्ट्रेटजी तो बना रहे हैं, इन्हीं जमातों में से आगे हुकूमत बनेगी ना, कोई और बाहर से तो नहीं आ जाएंगी। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 30 दिन में क्या कर लेंगे ये? इन्होंने 30 दिन क्यों वेट किया है? इनको पहले क्यों नहीं ख्याल आया? जब वो लाशें पड़ी हुई थी, जब कोयटा में लाशें पड़ी थी, कोई लीडर नहीं गया सवाए इमरान खान साहब के वहां जाने के। तो क्या इन्होंने अब कर लेना 30 दिनों में? यही लोग, दिनों में अगर सिर्फ ये अब लीडर्स तो ये है, असफंदियार वली है, नवाज शरीफ साहब हैं और मौलाना फजलुर रहमान है। ये अगर लोग बैठेंगे कि ये तालिबान खान है, अब तालिबान की तरफ से कहा गया है, क्यों कहा कि तालिबान खान है? उनकी तरफ से कहा गया है कि मुज़ाकरात की तैयार हैं अगर ये लोग जमानत दें। लेकिन हमने आज देखा, आज भी खुदकुश हमले हो रहे हैं, आज भी वो मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इनकी ना नीयत सही है, ना गवर्नेंस सही है, ना इन्होंने कुछ करना है। मुझे एक चीज बताएं आप, 5 साल हो गए उसामा, आप मुझे बताएं एंटी टेररिज्म बिल क्यों नहीं पास किया? इन्होंने हर किस्म का बिल पास किया है, एंटी टेररिज्म का बिल पास नहीं किया, टैक्स एमनेस्टी का बिल ये कहते हैं हमने पास कर लेना है, अकाउंटेबिलिटी का बिल इन्होंने पास नहीं किया। इनको अब ख्याल आया ये सारी चीजों का, जब कौम को इन्होंने मार दिया, कर्जों में डुबो दिया। असफंदियार वली ने कहा है अगली APC जरूरी नहीं है कि हम ही बुलाएं, आप बुला लें, सब आ जाएंगे, उसमें आप भी बात कर लें। मेरी बात सुनो, अब 30 दिन रह गए उसामा, ये तो सारे का सारा जो खेल है, दिस इज जस्ट खानापुरी। तो इसका मतलब है अगर इलेक्शंस में 30 दिन रह गए तो कुछ ना किया जाए, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, लोग मर रहे हैं, मरते रहे, कोई उसके बारे में स्ट्रेटजी ना बनाई जाए, कुछ ना सोचा जाए कि मुज़ाकरात करने हैं, एक्शन करना है। साल तो स्ट्रेटजी तो बनी हुई है, स्ट्रेटजी तो बनी हुई है, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? आप मुझे बताएं, APC जो हुई थी आज से साल पहले, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ?
बात स्ट्रेटेजी बनाने की नहीं है। मुज़ाकरात तो हम 8 साल से कह रहे हैं। जब हमने कहा हम तालिबान खान थे, जब ये कह रहे हैं तो अब कह रहे हैं जी मुल्क की किस्मत चेंज करनी है 30 दिनों में, जब 7 साल से कुछ किया नहीं, ना कोई बिल पास किया। ये तो सारी हकीकत है जो आप लोग कवर कर चुके हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि जो इन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया, दहशतगर्दी का, ये बताएं, अगर आप मुज़ाकरात के इतने हामी हैं, ये लोग भी अब मुज़ाकरात का कह रहे हैं, तालिबान जो कार्रवाइयां कर रहे हैं और उसको ओन करते हैं, मानते हैं, उनके साथ आप हामी तो हैं मुज़ाकरात के, लेकिन जब इस तरह की वो कार्रवाइयां करते हैं दहशतगर्दी की, तो फिर क्या किया जाए? क्या एक्शन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। और आपको यही पता है कि सबसे पहले हमने क्या कहा है कि ये जितने भी दहशतगर्द हैं, ना ये मुसलमान है ना ये इंसान है, इनके लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए। स्ट्रेटजी क्या है? वो 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसएंगेजमेंट। जब तक आप ड्रोन्स बंद नहीं करेंगे, ये लोग, इनको रीजन मिलता रहेगा स्ट्राइक करने का। दूसरा, इनके साथ नेगोशिएशन। तीसरा, इनके साथ इफ रिक्वायर्ड सम सिलेक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन। और चौथा, इनके साथ पॉलिटिकल सेटलमेंट, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। हम वाहिद पार्टी हैं जिसने 7 साल अच्छा, जो एलामिया जारी हुआ है, 24 जमातें थी, एलामिया जारी हुआ, उसमें कहा आइन और कानून के मुताबिक इनसे मुज़ाकरात किए जाएं। तालिबान तो हमारे मुल्क के आइन को ही नहीं मानते। जी अंदरीब, आइन की बात की है अभी एलामिया में, आइन और कानून के मुताबिक कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं, तमाम जमातें इसकी हिमायत करती हैं। जब तालिबान आइन को ही ना माने, हमारे कानून को ही ना माने, तो मुज़ाकरात कैसे होंगे आपके ख्याल में? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। अगर आइन वो नहीं मानते, और जो नहीं मानते, आपने सबसे पहले उनसे आइन मनवाना है। दैट इज योर फर्स्ट नेगोशिएशन। आप डिस्कशन करें, आप कहें कि जी ये क्या होती है नेगोशिएशन, ये हमारा विन है, ये आपका विन है, और दोनों अपने विन्स अगर नहीं मनवा सकते, नेगोशिएशन नहीं होती। आप मान रहे हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए, कब शुरू करने चाहिए? अब नई हुकूमत बनने का इंतजार किया जाए? देखिए, 30 दिन तो रह गए, मेरी बात सुने। अभी ये शुरू करेंगे, उसके बाद नए चेहरे आ जाएंगे। इनकी नए चेहरे कहां से आएंगे? जो हैं मुआहदे, अवामी नेशनल पार्टी, आपका ख्याल है अवामी नेशनल पार्टी नहीं होगी, मुस्लिम लीग नून नहीं होगी, पीपल्स पार्टी नहीं होगी, जेयूआई नहीं होगी, कौन सी 24 जमातें तो यही हैं? सिर्फ आप दो ही नहीं थे, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी तो लग रहा है सारी जमातें यहाँ पर मौजूद थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यही जमातें हुकूमत में हैं। और अगर यही जमातों ने सिंसियर होना होता, गवर्नेंस होती, तो ये कब का मसला पहले सॉल्व ना हो गया होता। अब जब अबूरी हुकूमत आएगी, अब अबूरी हुकूमत के तो इसमें डोमेन में ये नहीं होगा, और उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी, शायद हम आए, कोई और आए, तो ये सारे का सारा जो है इट इज यूजलेस। ये जो होता है ना कि जांदी बाहर दी, कि जाते जाते कोई हम शुरली फेंक दें, कोई किसी तरह से हम वोट ले लें, किसी तरह से हम कह दें कि वाह वाह हमने ये कर ली है, ये सारी की सारी कौम को पता है, मीडिया ने अवेयरनेस दिला दी है। तहरीक इंसाफ उम्मीद तो करती है कि उनको पावर मिलेगी। अगर फर्ज कर लिया मिल जाती है, तो आप क्या अकेले मुज़ाकरात करेंगे? इन्हीं जमातों के साथ मिलकर करेंगे ना? इनको भी साथ लेंगे या नहीं? देखिए, जो हमारे मौक़िफ़ के साथ मिलेगा इंशाल्लाह, जब हम पावर में आएंगे, जो हमारे मौक़िफ़ के साथ मिलेगा, जो इस मुल्क को सच्चे दिल से इस अजाब से निकालने को कहेगा, चाहे वो कितनी भी ऑपोजिशन में होगा, हम उसको साथ मिलाएंगे। लेकिन शर्त यह होगी कि अगर हम कोई मुआहदा करते हैं, कोई स्टेप्स लेते हैं, उस पर अमल किया जाएगा एट ऑल कॉस्ट। इम्प्लीमेंटेशन। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की हामी है तालिबान से, लेकिन उसको ये लगता है कि 24 जमातों का ये इकट्ठ जो है मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया अंदरीब अब्बास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ ही। मुज़ाकरात का रास्ता कहा जा रहा है कि तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएं, और यही रास्ता है जिससे दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता है। मगर अब भी तमाम जमातें इस पर इकट्ठी नजर नहीं आ रही। बड़ी जमातें इकट्ठी थी, मगर जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर नहीं थी। मुज़ाकरात तो होने चाहिए और सबको लेकर होने चाहिए। हमारी अगली स्टोरी होगी कि मेट्रो बस सर्विस का लाहौर में इफ्तिताह हुआ बड़े जोरों शोर से, मगर उसके बाद मसाइल अभी से सामने आने लग गए हैं। क्या है ये मसाइल, क्यों है? इसी बारे में मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा से बात करेंगे। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। हजारों साल के तजर्बे से यह बात तय हो चुकी है कि दुनिया में तरक्की जिम्मेदारी के एहसास के बगैर मुमकिन नहीं। जिस कौम ने एहसास कर लिया, उसकी मंजिलें चांद सितारों तक, और जो कोताही बरत गया वो खाक हो गया। एक जिम्मेदारी अपनी जुबान से मोहब्बत की है कि एटम बम का हमला सहने के बाद
हारी हुई जापानी फौज के शहंशाह को आदाब जमहूरियत सिखाने का मुआहदा किया गया तो एक शर्त यह भी थी कि जापानियों को तालीम अंग्रेजी में दी जाएगी। हारी हुई कौम के शहंशाह ने 2 टोक अल्फाज में कहा, मैं एक और जंग करने को तैयार हूं मगर हम अपनी जुबान नहीं छोड़ सकते। फिर जिम्मेदारी के एहसास की दौलत से जापान वहां तक पहुंचा जिसका हम सिर्फ ख्वाब ही देखा करते हैं। दीन हमारा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, सफाई निस्फ ईमान, अमानत में खयानत बदतरीन बुराई, अहद की पासदारी बुनियादी तकाज़ों में से एक, और हालत दुनिया के गलीज तरीन बैतुल खला हमारे। जहां दिल किया पान की पीक बहा दी, जहां जी किया निस्वार थूक दी। सफाई सुथराई करने के जिम्मेदार कम कोच बल्कि आलकस के मारे, और हम गंदगी फैलाने के बादशाह। बर्बादियों का ये सफर इन्हीं छोटी छोटी बुरी आदतों से शुरू होता है और पीआईए रेलवे स्टील मिल से लेकर किराए के बिजली घरों तक इस बर्बादी के फसाने फैलते हैं। मेट्रो बस सर्विस शुरू करना गोया एक जुर्म था जो हुकूमत ने कर दिया। 1 माह की मुफ्त सफरी सहूलत हमारी जिंदा दिली को हजम ना हुई। किसी ने बस के शीशे तोड़ दिए, किसी ने इस पर लाठियां बरसा दी। इस गैर जिम्मेदारी के मुजाहरे और नज़्म ज़ब्त के फुकदान को देखते हुए सवाल उठता है, क्या हम ऐसी सहूलतों और एहतराम के काबिल भी हैं या नहीं। हमें ज्वाइन किया है सैयद ज़ईम कादरी ने, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। सैयद ज़ईम कादरी साहब, बड़े जोशो खरोश से ये सब शुरू हुआ था। वो इश्तिहार जो मुबारकबाद के थे वो अपील में बदल गए कि ये ना करें, तोड़े ना। खादिम पंजाब ये कह रहे हैं, क्या हो गया? देखिए शामिर साहब, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। कुछ लोगों ने उसको एज एन एडवांटेज लिया और उस असासे को, अपनी कौमी असासा है वो, उसको ख़राब करके समझा कि शायद इसमें हम कोई नई तफरी ढूंढ लेंगे। लेकिन उन लोगों की तादाद बहरहाल बहुत कम थी। आपने देखा कि ग्रेजुअली जब उनको इस्तेमाल और उसकी एक नई चीज़ पर उस पर चढ़ने का जो शौक़ था वो जैसे जैसे पूरा होता गया तो चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती गई। हमने भी यकीनन पहले दिन से वो सख्ती नहीं की जो की जानी चाहिए थी, क्योंकि हम ये समझते थे कि बहरहाल इस कौम को हमें कुछ थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी है। तो बड़ा शुक्र हुआ खुदा का कि विदिन 3-4 डेज 10 रुपए का किराया होगा, इससे बेहतरी अभी ये फैसला नहीं हुआ, किराए का फैसला भी होना बाकी है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस बड़े मंसूबे को, जो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तारीख नहीं बल्कि खित्ते की तारीख में एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है, और दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक में ये इस तरह के मंसूबे जो हैं वो आज ट्रैफिक और निज़ाम की मजबूती का बायस। लगता नहीं है तैयारी आपकी नहीं थी? जिस तरह आपने कहा सिक्योरिटी हमें देनी चाहिए थी, रूट्स आपने पहले बंद कर दिए, इनमें रश इतना होता है कि जगह ही नहीं होती किसी के बैठने की। वो हुआ ये कि रूट्स जो हमने बंद बिल्कुल नहीं किए, वो वैगने और वो बसेस जो बगैर रूट के रूट पर चलती थी उनको इमीडिएटली बंद किया गया। और जो सारा रश इनमें आ गया। विंडो ओपनिंग के बगैर नहीं, ये सारा रश नहीं है। जो एक बस की कैपेसिटी है वो अबाउट 150-160 पीपल है, लेकिन जो कैपेसिटी थी वो 200-250 तक इनहेंस हो गई। हुआ क्या कि लोगों ने इसको इनिशियली एज एन एडवांटेज, एक तफरी समझा कि एक नई चीज़ बनी है, एलिवेटेड बस सिस्टम है, उस पर चढ़ के बहुत से लोगों ने 5-5 चक्कर भी लगाए। लेकिन हमने ये कहा प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देते, वो लोग चलाते। ये प्राइवेट सेक्टर के हवाले ही है, वो टर्किश कंपनी ही है जो इसको चला रही है। चलाने की जिम्मेदारी बहरहाल उनकी है, बसेस भी उनकी है। हमारी जो कंपनी है मेट्रो बस सिस्टम जो है वो उनको फैसिलिटेट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारा उनसे एक एग्रीमेंट है। वो बसेस लेकर आए हैं, वो चलाएंगे इंशाल्लाह ताला, और जो सब्सिडी गवर्नमेंट के जिम्मे आएगी वो उनको देंगे। लेकिन फिर भी बहरहाल ये अपील जो की गई वो उन चंद अनासर से की गई जो उस कौमी एहसासे को, अब देखें पैसे 30 अरब रुपया खर्चा किसकी सहूलत के लिए? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की सहूलत के लिए कि उनको एडवांटेजेस हों। लेकिन वो एक वाइट कॉलर जो है ट्रांसपोर्ट, उसको इस्तेमाल करें अपनी मंजिल। अब सोच कर रहे हैं आप, ये जो नुकसान हो रहा है, शीशे तोड़ दिए जाते हैं, इसको रोकने के लिए अंदर गंदगी ना फैलाई जाए। पहले बसें भी चली दूसरी रूट्स पर भी, उनका भी हाल हुआ। शुरू में सफाई थी, उसके बाद फिर वही नुकसान जरूर हुआ, लेकिन नुकसान कानून साजी को जुर्म करार देंगे इसे। जुर्म कानून साजी हो चुकी है, बाकायदा चार्टर बन चुका है जिसमें आपने थूक फेंकने की बात की, इस जो रूट है इसके अंदर एंटर होने की बात की, इसके जंगले को नुकसान पहुंचाने की बात की, इस बस को नुकसान पहुंचाने की बात की। इन तमाम के लिए कानून बन चुका है, वो इन वोग इन फैशन हो जाएगा विदिन 2-3 डेज। ये भी शिकायत लोगों को आ रही है कि अगरचे कहा तो ये गया कि 1 किलोमीटर के बाद आप कहीं किसी भी जगह से बैठ सकते हैं, हर जगह 1 किलोमीटर के बाद स्टॉप है। वहाँ रश इतना होता है कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। पहुंचते हैं तो आगे पहले स्टॉप से ही बस भरी हुई आ रही है, जगह ही नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। जब किराया लग जाएगा और वो लोग जो सिर्फ सैर करने के लिए इस पे चढ़े हुए हैं और जो सिर्फ अज़राए तफन्नुन इसको एंजॉय कर रहे हैं वो फिर कम हो जाएंगे, और फिर जो एक्चुअल कम्यूटर है
जो असल मुसाफिर है उसके लिए इंशाल्लाह ताला ये बसें बहुत हमारी काफी टीम होंगी, के हमारी खैर टीम से के अपनी इतने मंजिल टेक्नीशियंस मकसूद हैं तक जो पहुंचने के लिए। मुसलसल चाह रहे हैं कि उनके सवाल यहाँ तक आए जो जी, मैं हाजिर यहीं से हूँ। आते थे, यहीं से आते थे, और मुसलसल कह रहे हैं कि उनके लिए इतने मसाइल हैं कि वो जो पहले बसों पर आते थे उससे ज्यादा उनके लिए मसाइल हो गए कि पहले चलो किसी तरह वो आ तो जाते थे, अब उनके लिए भी मसला बन गया है, देखिए, इस बस में जगह मिलती नहीं, वो पहुंच नहीं पा रहे। अर्ज ये है कि मैं आपको थोड़े से फिगर्स दे दूं कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो अपनी रोजगार के लिए रोज लाहौर में तशरीफ लाते हैं। अगर किसी आदमी को अपने 2 टर्न्स यानी कि जाने और आने के किराए में 70 से 80 रुपए, 60 से 70 रुपए बचना शुरू हो जाए तो उसका क्वांटम एडवांटेज जो उसको एक महीने में मिलेगा, फाइनेंशियल एडवांटेज हिमांगस होगा। और क्या करेंगे, बसें ज्यादा करेंगे, क्या करेंगे, या दूसरी रूट्स पर चलाने देंगे बसों को कि वो भी चलें साथ साथ? बसें जो हैं वो अभी काफ़ी हैं, हम मजीद बसें भी मंगवा सकते हैं, उसकी ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदारा ये आपका कौमी एहसासा है, ये हमारे पैसे नहीं है, वो तो हमने भी अपील कर दी की दौलत है। इसको अगर 10 आप बजे के बाद, रात 10 बजे के बाद बसें नहीं मिलती, नहीं, वो इसलिए नहीं मिलती कि ये 10 बजे बंद हो जाएगी। हम फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे, कहाँ से जाएंगे, कैसे आएंगे? ना LTC की जो बसें हैं वो इस रूट पे रात 10 बजे से लेकर इंशाल्लाह सुबह 6 बजे तक चलेंगी और इस रूट को फैसिलिटेट करेंगी। ये रूट 51 है उनका, इसको फैसिलिटेट करेंगी इंशाल्लाह ताला, दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं, किराया क्या होगा, कब तक होगा, उससे कोई बेहतरी आ जाएगी? मैं ये समझता हूँ जी कि हमारा तो ये ख्याल था कि हम इसकी सिस्टम्स को समझने के लिए कौम को एक मौका दें और इसको चलाएं ताकि लोग इसको मतलब इसके निज़ाम को समझ जाएं। लेकिन पूरी कौम, पूरे लाहौर ने, तमाम स्टेक होल्डर्स ने, मुसाफिरों ने हमें कहा है कि इमीडिएटली किराया लगाएं ताकि वो लोग जो सिर्फ इसको एंजॉय कर रहे हैं एज ए राइड, वो इस पर अभी कोई फैसला नहीं हो सका। नहीं, फैसला तकरीबन हो चुका है, मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन में हम किराए का निफाज कर देंगे। एक गुजारिश, 9 नंबर की रूट आपने 2 महीने पहले ही बंद कर दी कि इसकी सक्सेस के लिए जो उस तरफ से लोग आते थे, आप उसको दोबारा शुरू कर दें, दूसरी बसों को ना रोकें ताकि लोग उन पर जा सकें जब तक कोई रश यहाँ पर कम नहीं हो जाता। कोई ऐसा रूट जो कनेक्टिंग है वो बंद नहीं किया गया। तमाम वो गाड़ियां जो बगैर रूट के विंडो ओपनिंग के साथ हर स्टॉप पे चल रही थी, जबकि उनका काम, अब देखें ना, 2 चीजें, एक होती है इंट्रासिटी, एक होती है इंटरसिटी। अब गज्जू मत्ते के फौरन बाद तो लाहौर खत्म हो जाता है। उन बसों ने जिन्होंने कसूर से लाहौर आना है वो इंटरसिटी बसेस हैं। इंटरसिटी जब एंटर करेगी तो फिर उसको डायरेक्टली अपनी मंजिल मकसूद पर जाना है, जबकि वो तमाम लोग उस कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए तकरीबन हर स्टॉप पर बंद ही रहेंगे। 3 रूट्स बंद किए गए इसके शुरू होने पर, वो आपका ख्याल है? बंद नहीं किए गए वो बसेस, मैं फिर कह रहा हूँ, वो बसेस जो कैटेगोरिकली बगैर रूट के चल रही थी, इन रूट्स पर उनकी हौसला शिकनी की गई है, उनको बंद किया गया है। बिकॉज रूट पे जो बसेस बाकी ओपन है, दोबारा वो परमिट बनवा लें, इस पर चलाएं, ये भी चलेंगी, वो भी चलेंगी। देखिए ना, अब हमने जो पैसे खर्च किए हैं, हमने एक फैसिलिटेट किया है अवाम को। अब अगर उन लोगों को ये फैसिलिटी हम पूरी ना दे सके तो फिर ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमने ये सोचा है कि हमारे पास बसों की क्वांटिटी और मौजूद है। शिकायत सेल आप बना दें। मुझे मुसलसल कहा जा रहा है कि 4-4 स्टॉप इन लोगों को, जो लोग हमारे स्टाफ के लोग हैं, उनको आना पड़ता है 4-4 स्टॉप पैदल, उसके बाद जाके शायद मिले ना मिले, वो भी सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इस वक्त उस पर फिर मैं वही बात अर्ज करूंगा कि कितने दिन में सहूलत हो जाएगी? लोग रोज आते हैं, उनकी जो परेशानी सिचुएशन कब खत्म होगी? जो सिचुएशन पहले दिन थी, आज 4 दिन बाद वो सिचुएशन बतदरीज बेहतर होती चली जा रही है। लेकिन मुश्किलात अब भी आप मानते हैं? मुश्किलात वो टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं। कोई डेट बता सकते हैं आप कब तक आप समझते हैं किराया जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा और उसके बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बता सकता, मेरे ख्याल में 2 दिन के अंदर अंदर किराया भी इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा और उसकी इम्प्लीकेशन भी शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये टीदिंग प्रॉब्लम जो है उनको हल करने के लिए एक कोर कमेटी सीएम ने अपनी सदारत में बनाई हुई है, जो रोज सुबह 8 बजे अपनी मीटिंग करती है, और एक अलहदा कमेटी है जो 5 बजे अपनी मीटिंग करती है। कोई भी इश्यूज जो इस दौरान किए जाते हैं वो हल होते हैं, यानी कि बिटवीन 9 और 5 जो इश्यूज होते हैं उसको 5 बजे वाली कमेटी एड्रेस करती है, और फिर 5 से लेकर सुबह तक जो इश्यूज आते हैं उसको सीएम खुद बैठ के दोनों क्या सोच रहे हैं टाइम इसको कामयाब करने के लिए? अभी लोगों ने बड़ा एक्साइटेड थे, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, आप कह रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं जल्दी हल हो जाएगा? कि ऑलरेडी एक बहुत कामयाब मंसूबा है, हमारी सोच से ज्यादा राइडरशिप है, हम इसीलिए सोच रहे हैं। सफर करते हैं उनको अभी नहीं लग रहा, अभी मैं भी उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा हो जाए जैसा आप कह रहे हैं। नहीं लग रहा कि राइडरशिप की क्वांटम जो है, राइडरशिप जो मुसाफिरों का बर्डन है वो हमारी सोच से कई 100 गुना ज्यादा है। यू गेट माय पॉइंट।
हमने तो फिर इसका मतलब प्लानिंग आपकी उतनी नहीं थी, आप सोच नहीं सकते इतने ज्यादा लोग आ जाएं? हमने जो स्टेटिस्टिक्स ली थी उसके मुताबिक जो मुसाफिर हैं, असल मुसाफिर हैं, उनके लिए तो ये बहुत है। लेकिन जब इसमें अक्सर 60% वो लोग शामिल हो जाएंगे जो सिर्फ सैर करने के लिए इस पे आ रहे हैं, इसकी सिस्टम्स को देखने आ रहे हैं, दैट इज द प्लेस वेयर देयर इज अ डिफरेंस। दिस इज द प्लेस जहाँ पे बर्डन पड़ रहा है। उस प्रेशर को कम तब किया जाएगा जब यकीन किराया होगा, और जब किराया होगा तो लोग खुद ब खुद इस पे अब तो गवर्नर सिंह ने भी कहा है कि कराची के लिए भी इस बारे में सोचा जा रहा है, उम्मीद करते हैं उस पर भी ना सिर्फ ये बल्कि पंजाब हुकूमत के हर मेगा प्रोजेक्ट को देखना चाहिए, तीनों सूबों को, मरकज को, और उसकी ट्रांसपेरेंसी को देखना चाहिए। देखिए 36 महीने का प्रोजेक्ट, उम्मीद करते हैं कि आप आए हैं, लोग आपको सुना है, अपील भी वज़ीर आला पंजाब ने की है, इस सहूलत से सही तरह से फायदा उठाया जाएगा, नुकसान नहीं होगा। 11 महीने में मुकम्मल किया है, ठीक। और फिर वही बात ट्रांसपेरेंसी एक बार फिर इसको एक निहायत ट्रांसपेरेंट और बहुत ही वायबल प्रोजेक्ट। सईद ज़ईम कादरी साहब कह रहे हैं कि जो मुश्किलात हैं जल्द ही हल हो जाएंगी, 1-2 दिन में किराए के हवाले से भी फैसला हो जाएगा। सहूलत है, इसे इस्तेमाल जरूर करें, मगर इसको खेल ना बनाएं, ये भी हमारी आपसे अपील है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उसामा गाजी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको औलाद के गम और नफरतों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।